नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। ऐसे में तो हमारी चर्चा हो रही थी कि कौन से लगन में कौन से ग्रह कारक हैं और मारक हैं, लेकिन बीच में मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ जो अत्यंत ही अनिवार्य है और जिसको जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि उच्च के और नीच के ग्रह के बारे में, कि ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं और कौन सी राशि में नीच के होते हैं। बड़े सहज तरीके से मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आप अपने आम जीवन पे घटा करके और इसको देख सकते हैं या इसको अपने आम जीवन में शामिल करके दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च होता है। मैंने काल पुरुष की कुंडली के दो बना रखा है, यहाँ पे दोनों मेष लगन की कुंडली है ताकि आपको समझने में सुविधा हो कि कहाँ पे ग्रह उच्च का हो रहा है और कहाँ पे ग्रह नीच का हो रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कितने डिग्री पे उच्च के होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य। तो सूर्य जो है वो 10 अंश पे मेष राशि में उच्च के माने गए हैं। वहीं पे चंद्रदेव जो है वो 3 अंश पे वृषभ राशि में उच्च के माने गए हैं। मंगल देव 28 अंश पे मकर राशि में उच्च के माने गए हैं। बुध देव 15 अंश पे कन्या राशि में उच्च के माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो 5 अंश पे कर्क राशि में उच्च के माने गए हैं। शुक्र देव जो है वो 27 अंश पे मीन राशि में उच्च के माने गए हैं। और शनि देव जो है वो 20 अंश पे तुला राशि में उच्च के माने गए हैं। अब मैं सबसे पहले उच्च के बारे में आपको बता दूं एक बार काल पुरुष की कुंडली में भी। देखिए मेष राशि में मैंने यहाँ सूर्य को उच्च दिखाया है, यहाँ वृषभ राशि में चंद्र को उच्च दिखाया है, और यहाँ पे मैंने कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति को उच्च का दिखाया है। यहाँ मैंने कन्या राशि में बुध को उच्च का दिखाया है, शनि देव को तुला राशि में, मंगल देव को मकर में और शुक्र को मीन में। अब आइए नीच के ग्रह की बात कर लेते हैं। तो सूर्य जो है वो 10 अंश पे ही तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, अर्थात कि जो ग्रह जहां उच्च होते हैं वहां से ठीक 7वीं राशि में जाकर के वो नीच के हो जाते हैं। जैसे कि सूर्य जो है वो यहाँ मेष में उच्च के हैं और यहाँ अपने से ठीक सामने 7वीं राशि में आकर के तुला राशि में कैसे तो नीच के हो गए हैं। तो वहीं चंद्रदेव जो है 3 अंश पे वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। मंगल देव 28 अंश में कर्क राशि में नीच के होते हैं। बुध देव 15 अंश पे मीन राशि में नीच के होते हैं। बृहस्पति देव 5 अंश पे मकर राशि पे नीच के होते हैं। शुक्र देव 27 अंश पे मकर कन्या राशि में नीच के होते हैं। शनि देव 20 अंश पे मेष राशि में नीच के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे है, मंगल यहाँ पे मान लीजिए, मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल यहाँ पे मकर राशि में उच्च के हैं, वहीं यहाँ पे कर्क राशि में अपने से ठीक 7वें भाव में वो नीच के हो जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। उच्च के और नीच के ग्रहों को लेकर के अक्सर जो व्यक्ति को एक कहीं ना कहीं एक शंका में रखा जाता है कि अरे आपके कुंडली में तो ग्रह नीच के हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके ग्रह उच्च के भी हैं और नीच के भी हैं तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सूर्य 10 अंश तक ही मेष राशि में नीच के होते हैं, केवल 10 अंश तक ही। 10 अंश के बाद में वो जो सूर्य हैं वो सामान्य फलों को देने वाले हो जाते हैं। और मैंने ऐसा देखा है, एक जातिका के कुंडली में 5वें भाव में सूर्य जो है वो नीच के थे, लेकिन वो 15 डिग्री पे थे, तो उसको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा था। तो यदि वो 10 अंश तक हैं तभी वो नीच के हैं, यदि 10 अंश से वो ऊपर हैं तो वो सामान्य सूर्य हैं। फिर एक बात और मैं आपको बता दूं कि उच्च और नीच के ग्रहों का जहां सवाल होता है तो उच्च और नीच है क्या ये। तो मान लीजिए कि आपको मैं किसी ऐसे घर में रख दूं जहां आपका मन न लगता हो और जहां पे आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, तो आप वहां पे रहना पसंद नहीं करेंगे। उसी प्रकार से ग्रह भी हैं। जो ग्रह नीच का जहां पे होता है, इसका मतलब, कहने का मतलब है वो ग्रह वहां पे जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, वहां पे उदासीन हो गया है वो, इस वजह से वहां पे वो अच्छा प्रभाव देने में असमर्थ है। लेकिन कितने तक? जैसे कि मान लीजिए कि मंगल 28 अंश तक
तो सिर्फ 28 तक, 29 पे हो जाएंगे तो सामान्य मंगल हो जाएंगे। अब इसमें भी एक अत्यंत विचारणीय तथ्य है क्या, कि जो चंद्रमा है वो 3 अंश तक ही और मंगल 28 अंश तक क्यों, वहीं पे शनि 20 अंश तक क्यों, सबका अंश ज्यादा और कम क्यों। तो आइए एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर में ग्रह जो उच्च का है वो क्यों है और नीच का है वो क्यों है। तो देखिए, सूर्य जो है वो कौन है, तो सूर्य पराक्रम है, क्षमा कीजिए, सूर्य राजा है, और मंगल पराक्रम है। तो राजा सबसे ज्यादा अपने आप को सुरक्षित कहां महसूस करेगा, तो पराक्रम में, यानी कि सेनापति के घर में। तो मंगल सेनापति हैं और ये 1 नंबर की राशि, वो मंगल की राशि है। तो जब सूर्य वहां पे जाते हैं तो वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं, और ये भी अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं, इसलिए यहाँ पे वो उच्च के हो जाते हैं। वहीं मैं चंद्रमा के बारे में यदि आपको बताऊं तो चंद्रदेव वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं। यानी वृषभ राशि कैसी राशि, तो शुक्र की राशि। तो मां जब अपने बेटी के यहां जाती है तो कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल फ्रीडम वहां पे महसूस करती है। तो शुक्र यहां पे आकर के जो है, चंद्र यहां पे आके शुक्र के घर में उच्च के हो जाते हैं। वहीं यदि मैं बृहस्पति देव की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो कर्क राशि में आकर के उच्च के हो जाते हैं। कर्क राशि किसकी राशि, तो चंद्रमा की राशि। और चंद्रमा जो है वो कौन, तो चंद्रमा माता। चंद्रमा को ग्रहों की श्रेणी में माता का स्थान दिया गया है। तो जब ज्ञान जब माँ के पास आता है तो माँ ही तो प्रथम गुरु है। तो देवगुरु बृहस्पति जब माँ के घर में आते हैं तो वहां उच्च के हो जाते हैं, अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं। वहीं यदि बुध की बात करूं तो बुध कन्या राशि में, यानी कि स्वयं की राशि में उच्च के माने गए हैं। क्यों, क्योंकि बुध बालक है और बालक अपने घर में ही शरारत कर सकता है, दूसरे के घर में जाकर के वो उच्च फील नहीं कर सकता है, उच्च नहीं हो सकता है। इसीलिए वो यहाँ पे बुध जो है वो अपने ही घर में उच्च के माने जाते हैं। वहीं यदि मैं शनि देव की बात करूं तो शनि जो है वो तुला राशि में, यानी कि तुला राशि कैसी राशि है, तो शुक्र की राशि, यानी कि भोग की राशि। और शनि देव कौन, तो शनि दास। तो जब दास विलासिता में जाता है तो अपने आप को अच्छा महसूस करने लगता है। क्योंकि कोई यदि निम्न स्तरीय कोई व्यक्ति है, उसे यदि एक बहुत बड़ी कार यदि उसके मालिक की उसके सामने पड़ गई तो एक बार उसको छुएगा और मौका मिले तो सीट पे बैठ के भी जरूर देखेगा कि आखिर में कैसा लग रहा है। तो विलासिता में आकर के जो दास हैं वो अपने आप को उच्च कर लेते हैं। वहीं मंगल जो है वो मकर राशि में जाकर के और उच्च के हो जाते हैं। अब मकर राशि किसकी, तो शनिदेव की राशि। तो सवाल ये उठता है कि शनि तो मंगल के शत्रु हैं, तो फिर मंगल वहां जाकर के उच्च के क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि शनि कौन, तो शनि दास और मंगल पराक्रम। एक ऐसे समझिए कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला जो मजदूर है, यदि उस फैक्ट्री का मैनेजर उसके सामने खड़ा हो जाए तो उसको पूरे अंत तक उससे काम करवाएगा, लास्ट तक अपने सामने उसके काम करवाएगा, जब तक कि समय पूरा ना हो जाए। पूरा समय पे ही छोड़ेगा जब मैनेजर वहां खड़ा हो जाएगा। तो पराक्रम यानी कि सेनापति जब दास के घर में जाते हैं, सामान्य सी बात है कि मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है और उसके यहाँ उसका यदि बॉस आए तो बॉस की खातिरदारी निश्चय ही करेगा और बड़े अच्छे तरीके से करेगा। तो सेनापति दास के घर में जाकर के अपने आप को उच्च कर लेते हैं। और कितने डिग्री तक, तो 28 डिग्री तक, यानी 28 अंश तक, यानी कि अंत तक काम लेते हैं वहां पे वो उनसे। तो बड़ा विचारणीय तथ्य है, इसको आप इस प्रकार से समझ जाइएगा। अब आइए नीच के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। शनि जो है वो आकर के और सेनापति के घर में नीच हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी कोई काम करने वाला वर्कर या कोई निम्न वर्ग का यदि कर्मचारी अपने से उच्च वर्ग के किसी अधिकारी के घर में जाए तो थोड़ा लज्जा महसूस करेगा, थोड़ा शर्माएगा, थोड़ा संकोचेगा और सहमे ही रहेगा वहां पे। तो इसीलिए वहां पे शनि जाकर के पराक्रम यानी कि सेनापति के घर में कैसे,
तो नीच के हो जाते हैं। वहीं मंगल है, वो मंगल आकर के कर्क राशि में यानी कि मां के घर में आके और पराक्रम अपने आप को मजबूती कैसे प्रदान कर सकता है मां के सामने, तो कोई कितना भी पराक्रमी हो उसको झुकना ही पड़ता है। तो मंगल जब माता के घर में आते हैं तो सारा पराक्रम उनका एक तरफ और वो वहां पे माता के चरणों में शीश झुकाना ही पड़ता है, तो यहाँ मंगल नीच के हो जाते हैं। वही शुक्र जो है, तो शुक्र कौन है, तो शुक्र सुंदर स्त्री, न यौवना स्त्री। वो जब बुद्ध के घर में, यानी कि बुद्ध कौन, तो बुद्ध बालक, तो जब एक सुंदरी एक बालक के पास जाएगी तो बालक उसके रूप का कदर नहीं करेगा, बालक उसके रूप को, बालक उसके जवानी का, बालक उसके सुंदरता का क्या मूल्यांकन कर सकता है। इसीलिए शुक्र यहाँ पे आकर कैसे, तो नीच के हो जाते हैं। वहीं सूर्य जो है वो कौन है, राजा है, और शनि कौन है, तो दास। तो जब राजा दास के घर में चले जाते हैं तो वहां पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा खराब महसूस करते हैं, इसलिए वहां आके और नीच के हो जाते हैं। वहीं चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, और मैंने आपको बताया कि जब माता जो है वो पराक्रम के घर में यानी कि सेनापति के घर में जाएगी तो उतना अच्छा फील नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा और चंद्रमा रानी है। मैं आपको ये भी बता दूं, तो रानी जब सेनापति के घर जाएगी तो अपने आप को वहां पे कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करेगी ही करेगी, इसीलिए यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो है वो कहाँ, तो मकर राशि में, यानी कि दासत्व यानी कि शनि के राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वहां पे अपने आप को अच्छा फील नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञान दास के घर में जाकर के और अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करता है, इसीलिए वहां पे जाकर के वो नीच के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और अब अंशों की यहां तक बात आती है तो 10 अंश तक मेष राशि में सूर्य उच्च होते हैं, तो 28 अंश तक मंगल मकर राशि में। क्यों? तो मैंने आपको बताया कि अंत तक बिल्कुल जो मैनेजर है वो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों से बिल्कुल कांटे से कांटा मिला करके घड़ी का, और पूरा के पूरा 8 घंटा 10 घंटा या 12 घंटा लास्ट तक काम लेता है, इसलिए वहां वो जाकर के उच्च हो जाते हैं। और जहां ज्ञान यानी बृहस्पति मात्र 5 अंश तक ही। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, और एक सांसारिक मनुष्य को जरूरत से ज्यादा यदि ज्ञान मिल जाए तो वो सब कुछ छोड़ करके और आध्यात्म की तरफ चले जाएगा और इतना ज्ञान प्राप्त कर लेगा कि फिर वो मोक्ष को खोजने लगेगा और सांसारिक जीवन को भूल जाएगा। इसलिए 5 अंश तक ही ऋषि मुनियों ने कहा कि 5 अंश तक ही ये उचित है, इतनी ही इसकी आवश्यकता है, इतनी ही ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए 5 अंश तक ही। चंद्रमा 3 अंश तक। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है क्या है, चंद्रमा इमोशन है, चंद्रमा भावुकता है। अब ज्यादा अंश पर यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में यदि चंद्रमा यदि होते हैं, मान लीजिए उच्च के, तो इतना भावुक हो जाता कि अपने पास कुछ रखता है नहीं और सारा कुछ दूसरे को भावुकता बस दे देता। इस कारण से मात्र 3 अंश तक ही चंद्रमा को उच्च का हमारे महर्षियों ने, हमारे महाऋषियों ने, महाज्ञानी जो थे उन्होंने मात्र 3 अंश तक ही उच्च का रखा था। तो इस प्रकार से आप अपने ऊपर आम जीवन पे घटा करके इसको या आजमा करके देख सकते हैं। बड़ा ही साधारण है, बड़ा ही आसान है। यदि ग्रह आपके कुंडली में नीच का है, घबराइए मत, अंश देखिए। उसके बाद यदि अंश से ज्यादा है, वो यदि मंगल 28 अंश से ज्यादा है, यदि बुध 15 अंश से ज्यादा है, तो वो सामान्य बुध है, सामान्य फलों को देने वाले हैं। तो इस समय मान लीजिए कि यदि ग्रह आपकी कुंडली में नीच के हैं, तो आप क्या कीजिएगा, कभी भी रत्न धारण मत कीजिएगा। हमेशा उन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप कीजिएगा और उन ग्रहों से संबंधित चीजों को दान कीजिएगा। दान के बारे में भी मैं आपको एक दिन वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन सी ग्रह के लिए क्या दान करें, वो मैं आपको एक दिन वीडियो बना करके बताऊंगा। तो नीच के ग्रहों का आप दान करें और उनके बीज मंत्रों का जाप करें। साथ ही साथ मैंने अपने
पहले की वीडियो में बता रखा है कि कौन से ग्रह के कौन से अधिष्ठाता देवता या देवी हैं, उनकी आराधना करके भी आप श्रेष्ठ फलों को अर्जित कर सकते हैं। बड़ा आसान है, अपने ऊपर आजमाइए। तो यकीन है एक छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।